केंद्र सरकार कितने सेस लगा रहे हैं, एजुकेशन सेस, हेल्थ सेस और पता नहीं कितने कितने सेस इसमें लग रहे हैं। और इन सेस पर जो है 8 से 9 लाख रुपए से ज्यादा ये कमा रहे हैं, जो हमारे साथ शेयर नहीं करते। वो सारा का सारा जो है पता नहीं कहां डाल देते ये लोग। जवान का है, सेस का मैंने आपको ज्यादा उसमें ख्याल है बीजेपी वालों को। इनके नेता उसमें माहिर हो गए हैं, एक से एक हो गए। एप्स्टीन फाइल में आपके नेता। अब मैं बोलूंगा तो फिर आप चिल्लाना शुरू करोगे, बाहर धूत लग जाएगी। ना पानी में ना हवा में हमें कहीं नहीं ये जीने नहीं दे रहे। परंतु यहाँ पर क्या है कि गवर्नर जो है केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं, जाते जाते बड़ी नसीहत देते हैं। अब मैं बात करूं उनकी नसीहत की, जो दादा हुआ वही मनमानी करेगा। राज्यपाल नहीं, संविधान चलेगा, केंद्र सरकार नहीं चलेगा। क्योंकि ये जो है मलाई पीने के आदत, खाने के आदत वाले लोग हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा हमें आधा सफल हुए, मान गए कि इन्होंने अनैतिक काम किया, मान गए कि इन्होंने दल बदल कराया, मान गए कि इन्होंने जो है पैसे के दम पर ईडी और सीबीआई के नाम पे 9 विधायकों को जो है इस पास से उस पास से लगा दिया। सिंह नेगी। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो बजट अनुमान 2026 इस माननीय सदन में पेश किया है, उसके समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारा हिमाचल सुंदर भी है, प्यारा भी है। और ये जो है हिमाचल का अस्तित्व जो है सन 1948 में जो 30 से ज़्यादा पहाड़ी रियासतें थी, उनको एक करके सी श्रेणी का जो एक उस समय जो हमारा ये केंद्र शासित जो है उसका रूप दिया गया। बाद में इसको जो है 1 नवंबर 1965 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और बाद में 1966 में 1 नवंबर 1966 को पंजाब के साथ लगते जो पहाड़ी राज्य थे उनको भी हिमाचल के इसमें शामिल करके एक विशाल हिमाचल का निर्माण हुआ। बाद के वर्षों में 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी और उस समय के हमारे प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के अथक प्रयासों से हिमाचल प्रदेश को जो है राज्य का दर्जा मिला। आज हिमाचल प्रदेश जो है राज्य है। और इस राज्य को बनाने में ये कांग्रेस की जो विचारधारा है, आज़ादी के बाद पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान शख्सियतों ने एक ऐसा विचार रखा कि हिंदुस्तान को जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जो उस समय जब अंग्रेज छोड़ के गए कोई 600 से ज़्यादा रियासतें थी, बड़े छोटे राजे महाराजे थे, और उनको एक चॉइस दिया गया कि चाहे तो वो हिंदुस्तान में भारत देश के अंदर जाए, पाकिस्तान में जाए, या वो एक स्वतंत्र रूप से अपना एक देश बनाए। परंतु पंडित नेहरू और हमारे उस समय के गृह मंत्री जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनकी सूझबूझ से इन 600 छोटे बड़े राज्यों को भारत देश के अंदर जो है इनको मिलाया गया। और इसी तरह से कश्मीर जो एक अलग से रह रहा था, जब पाकिस्तान ने उनके ऊपर जो है अटैक किया, उसको हड़पने की कोशिश की, तब वहाँ के राजा ने भी कुछ शर्तों के साथ हिंदुस्तान में विलय होने के लिए जो है राजी हुई। तो ये सब हुआ। और ये भी संभव तभी हुआ कि जितने भी बॉर्डर के इलाके थे, जिनकी अपनी संस्कृति, जिनकी अपनी भाषाएं अलग थी, उनको भी अलग से हिंदुस्तान के अंदर जो एक संघीय ढांचा है उसमें अलग से अपना राज्य बनाने का, यूनियन टेरिटरी बनाने का मौका भी कांग्रेस की विचारधारा के कारण ही हुआ। हम वाकई कृतज्ञ हैं इन महान नेताओं के महान विचारों के कारण, जिससे आज हमारा हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखें तो ये 17वां जो है सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल में है। 55,673 वर्ग किलोमीटर है हमारा टोटल एरिया। और 13% केवल भूमि के ऊपर ही हम जो है इसमें खेती करते हैं। और अगर देखा जाए तो 80% जो हमारा हिमाचल है वो खेती जो है वर्षा के ऊपर
निर्भर करता है। सभापति महोदय, हिमाचल में करीब जो है 9 लाख से ज़्यादा लोग खेती और बागवानी करते हैं, और यहाँ पर अगर कर्मचारियों की संख्या देखें तो 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में जो है सरकारी कर्मचारी हैं। कोई 1,30,000 से ज़्यादा जो है पेंशनर्स हैं। और जो बजट है हमारा, अगर इसको अगर आप देखेंगे तो कोई 43% के करीब तो हमारा जो बजट है सरकारी कर्मचारी और हमारे पेंशनरों के ऊपर है। अभी हमारे जो है हिमाचल प्रदेश में अभी जो बजट पेश हुआ है, ये अपने किस्म का एक पहला बजट है बड़े लंबे समय के बाद, जहाँ पर समाज के उस वर्ग को जो सबसे ज़्यादा है पॉपुलेशन के हिसाब से भी, और जो है ज़रूरत जिनको ज़्यादा है, कृषि है, बागवानी है, मछुआरे हैं, डेयरी फार्मर्स हैं, और जो हमारे भेड़ पालक हैं, इन सबको ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। अब हमारे साथियों को ये नीरस लग रहा है बजट, क्योंकि इनको तो घी पीने की आदत पड़ गई थी, मलाई चखने की आदत पड़ गई थी, तो इनमें मज़ा कहाँ से आएगा। सारा बजट तो चला गया किसानों को, बागवानों को। तो इनकी जो सोच थी उस सोच के मुताबिक ये नीरस है, क्योंकि ये जो है मलाई पीने के आदत, खाने के आदत वाले लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी इनकम क्या है हिमाचल की, कृषि और बागवानी के ऊपर है। वो भी 13% तो कुल खेती हो रही है, 80% जो है पानी ऊपर वाले के ऊपर है। हमारे यहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें भी हमें कितना मिल रहा है, 12% रॉयल्टी, 16% कुछ सालों के बाद फिर जाके कहीं 30% का है। उसमें भी जो पिछली सरकार थी, इन्होंने क्या किया, उसमें भी जो रॉयल्टी हमें 12% का मिलना था, जो प्रोजेक्ट्स इन्होंने दिए उसको जो है स्टैगर करके 4%, 5% पे ला दिया। तो हमारा इनकम आना कहाँ से था। और दूसरा जो है हमारी बागवानी से भी, कृषि से भी यही आय का साधन है। जो जीएसटी हम लेते थे वो भी हमें केंद्र सरकार छीन के ले गई। अब हम करें तो क्या करें ना। तो अभी जब हमने कोशिश की अपनी आय बढ़ाने के लिए, रिफॉर्म्स शुरू किए, और रिफॉर्म्स भी ऐसे किस्म के शुरू किए जिसमें पानी हमारा सोना है, हमने सोने के ऊपर जो है सेस लगाने की बात की, तो केंद्र सरकार ने उसमें भी हमें जो है अपने पीएसयूज को जो है कोर्ट में भेजकर उसके ऊपर जो है रोक लगवा दी। उसके बाद हमने कहा रेवेन्यू सेस लगाने की बात की, उसमें भी केंद्र सरकार के पीएसयूज हाई कोर्ट में चले गए, उसके ऊपर भी जो है अभी 16 तारीख के लिए वो केस लटका हुआ है, कहीं फिर वो भी रोक लगा दी। तो ये किसी भी तरह से हिमाचल में रिफॉर्म्स करने भी हमें नहीं देने, ये हमारा गला घोटना चाहते हैं। और जैसे अभी कल इन्होंने की बात कि हिमाचल में तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी, अब इनके ख्याली फुलाव हैं, चाहते भी है ये, क्योंकि अब ये जो है ऑपरेशन लोटस कर गए। मैं तो सोचा था ये कभी मानेंगे नहीं, परंतु अभी पिछले कुछ दिन पहले सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष ने कहा हमें आधा सफल हुए, मान गए कि इन्होंने अनैतिक काम किया, मान गए कि इन्होंने दल बदल कराया, मान गए कि इन्होंने जो है पैसे के दम पर ईडी और सीबीआई के नाम पे 9 विधायकों को जो है इस पास से उस पास से लगा दिया। ये खुद मान गए। बेशर्मी की हद तो तब होगी जबकि ये मान भी गए अब, और फिर जो है ये अलग अलग जो है बात करते हैं। अभी यहाँ पर जो है पानी और हमारे ज़मीन, ये भी हमें जो है उसके ऊपर करने नहीं दे रहे। अभी यहाँ सेस की बात हो रही है। अब सेस जो है हर सरकार का अपना वो है अधिकार क्षेत्र है। केंद्र सरकार कितने सेस लगा रहे हैं, एजुकेशन सेस, हेल्थ सेस और पता नहीं कितने कितने सेस इसमें लग रहे हैं। और इन सेस पर जो है 8 से 9 लाख रुपए से ज्यादा ये कमा रहे हैं, जो हमारे साथ शेयर नहीं करते। वो सारा का सारा जो है पता नहीं कहां डाल देते हैं ये लोग। जुबान का है, सेस का मैंने आपको ज्यादा उसमें ख्याल है बीजेपी वालों को। इनके नेता उसमें माहिर हो गए हैं, एक से एक हो गए। एप्स्टीन फाइल में आपके नेता। अब मैं बोलूंगा तो फिर आप चिल्लाना शुरू करोगे, बाहर जूत लग जाएगी। हाँ नहीं, वो उनके बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा ना, इनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। युवा अभी अध्यक्ष महोदय, they are the young MLAs, first terms, they are learning अध्यक्ष law. महोदय, अब
फिर एक और हमारे लिए जो ना पानी में ना हवा में हमें कहीं नहीं ये जीने नहीं दे रहे, तो बहुत सारे हम रिफॉर्म्स के लिए बिल लेके आते हैं इस माननीय सदन में, उसके ऊपर विचार विमर्श करके पास करके भेज देते हैं। और ऐसे बिल हैं, ऐसे प्रस्ताव जाते हैं गवर्नर को कि अगर उनके ऊपर तुरंत अगर फैसला लिया जाता तो हमारी इकोनॉमी में, हमारी इनकम में बढ़ोतरी होनी थी। परंतु यहाँ पर क्या है कि गवर्नर जो है केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं, जाते जाते बड़ी नसीहत देते हैं। अब मैं बात करूं उनकी नसीहत की, तो मैं जनजातीय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, किन्नौर, लाहौल स्पीति, पांगी, बरमौर, इनके लिए जमीन देने के लिए नो तोड़ के नियम बने हुए, परंतु 1980 का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसके रहते हुए ये संभव नहीं है। और उसके लिए जनजातीय क्षेत्रों के लिए अलग व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत अनुच्छेद 5 के तहत सरकार के प्रस्ताव पर, जनजातीय सलाहकार परिषद के प्रस्ताव पर माननीय गवर्नर महोदय जो है, जो जनजातीय क्षेत्रों के लिए संरक्षक है, अनुच्छेद 5 के तहत उनको इतनी शक्तियां दी गई है कि जो विधानसभा के जो कानून बने हैं या जो पार्लियामेंट के कानून बने हैं उसको संशोधन करने का भी उनको जो है शक्तियां दी गई है, उसको जो है सस्पेंड करने की भी शक्तियां दी गई है। इससे पूर्व के गवर्नरों ने हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में डेवलपमेंट और नौतोड़ में जमीन देने के लिए इस प्रावधान का जो है उन्होंने निर्वहन किया। उसका बड़ा भारी फायदा हुआ, जनजातीय क्षेत्र के लोगों को जमीन मिलना शुरू हुआ। परंतु वर्तमान गवर्नर, जिनका 3 साल के करीब का कार्यकाल रहा, प्रस्ताव जो है हमने कैबिनेट ने माननीय गवर्नर महोदय को प्रस्तावित किया, उसके बाद जनजातीय सलाहकार परिषद से भी प्रस्ताव गया। अध्यक्ष महोदय 3 साल का समय बीत गया, 8 मर्तबा मैं गवर्नर साहब के पास गया उसी बात को लेकर, जिसमें मेरे साथ यहाँ के जो माननीय विधायक जनजातीय क्षेत्र ब्रह्मौर से हैं, लाहौल स्पीति से हैं, ये भी मेरे साथ आए एक बार। उसके बाद जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्यों को लेकर गया। अंतिम बार में जो है जनवरी 1 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री भी वहां पर थे, गवर्नर साहब को नए साल के जो है कामनाएं देने गए, तो मैं वही प्रस्ताव फिर लेके गया, फोटो भी खिंचाया, गवर्नर साहब से निवेदन किया, अब तो बहुत हो गया, कुछ कर लो। उन्होंने कहा हो जाएगा। 3 साल हो गए। उसके बाद जब जनवरी का महीना भी निकल गया, फरवरी भी चला गया, फिर मैंने दोबारा एक गुहार लगाई कि आखिरी बार कोशिश करता हूं, गवर्नर साहब से मिलता हूं। पर गवर्नर साहब ने मुझे समय जो है कहा कि 9 मार्च के बाद मिलेगा, परंतु वो 8 मार्च को ही रवाना हो गए। अब बताइए, 3-3 साल से बिल पेंडिंग पड़ा रहा, प्रस्ताव पेंडिंग पड़े रहे। अगर वो जो परमिशन जो उनको देना था, कानूनन संवैधानिक तरीके से देना था, अगर दिया होता तो 3 साल में मेरे जनजातीय क्षेत्रों में हजारों लोगों के चेहरों पे मुस्कान होना था। क्योंकि उस जमीन पर 3 साल में सेब के पौधे लगाते, किसी और फल लगाते तो वो माला माल होते। तो ये जो गवर्नर की जो बात है, यहाँ बड़ी बड़ी बात कहते हैं कि गवर्नर को ये शक्तियां वो शक्तियां। क्या गवर्नर संविधान से ऊपर हो सकता है? हम सभी जो है संविधान से के अधीन है। किसी भी पद पर हम बैठे हैं, संविधान ऊपर है और व्यक्ति नीचे है। और भारत के जो हमारे यहाँ पर व्यक्ति और संस्थाएं, ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन में सीधी, स्पष्ट और सख्त बात करने आया हूं। ये लड़ाई संविधान और मनमानी के बीच की लड़ाई है। ये गवर्नर के लिए भी है और केंद्र सरकार के लिए भी है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार राज्यपाल की शक्तियों की सीमाएं तय की है और यह स्पष्ट किया है कि कोई भी संवैधानिक पद संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। ये शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं, जो अपने कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता पर ही करते हैं। व्यक्तिगत विवेक का दायरा बहुत सीमित है और इस बहाना बनाकर शासन चलाना संविधान के विपरीत है। ये गवर्नर महोदय के लिए कहा गया है। माननीय अध्यक्ष जी, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नर में सुप्रीम कोर्ट ने बड़े कड़े शब्दों में कहा कि राज्यपाल किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रख सकता। उसे या तो उचित समय में मंजूरी देनी होगी या पुनर्विचार के लिए वापस भेजना होगा।
पॉकेट वीटो जैसे स्थिति संविधान की भावनाओं के विपरीत है। और इसके बाद जो है एक केस जो है तमिलनाडु का सुप्रीम कोर्ट में लेटेस्ट गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इतने महीने के अंदर गवर्नर या प्रेसिडेंट बिल को पास नहीं करते तो डीम टू बी पास कंसेंटेड वो था। परंतु उसका जो है अभी बाद में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो दिया उसमें उन्होंने टाइम जो है उसमें नहीं कहा, पर उनको कहा कि उचित समय में करना चाहिए। तो ये गवर्नर सर दादा भी वही है, मनमानी भी वही है, जो दादा होगा वही मनमानी करेगा। दादागिरी की जगह मनमानी नहीं, बाद में आपका जवाब आना है तब बोल देना आपने। मैंने अभी अगर आपको चुनी पॉइंट हुई आउट करना है, सरकार मैंने के खुद कर दिया। फैसले रोके जाएंगे, अगर बिलों को लटकाया जाएगा, अगर लोकतंत्र को कमजोर किया जाएगा, तो इस सदन में से एक ही आवाज उठेगी, लोकतंत्र पर हमला बर्दाश्त नहीं, संविधान के खिलाफ एक कदम भी नहीं। राज्यपाल नहीं, संविधान चलेगा, केंद्र सरकार नहीं चलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये देश किसी पद की ताकत से नहीं प्लीज बल्कि संविधान और जनता की ताकत से चलता है। संविधान के सामने हर शक्ति झुकेगी और लोकतंत्र की आवाज हर हाल में जीतेगी। यही मैं कहना चाहता हूं इसमें।